Hello, good evening everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C का कोर्स. We started with polity classes. हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं and today's is our 6th class. और ये पूरा कोर्स PCS nomination का we started with science की क्लासेस, फिर हमने polity स्टार्ट की. We will complete the whole syllabus on civils with Akash YouTube चैनल. आपके डेली क्लासेस होती हैं शाम को. अब 8 बजे टाइम है इसका. तो if you are giving this exam, please join, subscribe this channel so that you can get an updates कि क्या क्या क्लासेस हो रही हैं. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि अभी आपका एग्जाम थोड़ा डिले हो चुका है तो आपको हिम्मत डिले नहीं करनी है. हम चीज़ों को और अच्छे से कर लेंगे. पहले टाइम कम था तो हम चाह रहे थे हम वही चीज़ें करें जो इंपॉर्टेंट हैं उसके आसपास वाली. नाउ वी हैव मोर टाइम तो वी कैन गो इनटू द डेप्थ ताकि आपका और सिलेबस अच्छे से हो जाए. तो अब हिम्मत कम नहीं करनी है, एफर्ट्स उतने ही रखने हैं चाहे पेपर डिले हो रहा है. एंड इन पॉलिटी वी स्टार्टेड विद द फंडामेंटल राइट्स और आज हम उसके 14 आर्टिकल 15 और 16 करेंगे. 3 आर्टिकल्स करेंगे, फिर हम ऐसे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं हमने जो लास्ट क्लास में किया था सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया रिगार्डिंग दैट. अब इतना आपको पता होगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड वी टेकन दिस आइडिया फ्रॉम यूएसएज बिल ऑफ राइट्स. वहां से हमने ये आइडिया लिया था. इट मींस ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. दैट इज फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर है. एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि फंडामेंटल राइट्स की जो कहानी है इट इज अबाउट अ पावर गिवन टू द सिटीजन्स. इट इज अबाउट पावर गिवन टू द सिटीजन्स एंड इन सम केसेस नॉन सिटीजन्स ऑल्सो against the state. So I can say it as it is a power to citizens against the state. इससे सिटीजन की पावर बढ़ती है और स्टेट की पावर क्या होती है, कम होती है. ये ओवरऑल आइडिया था और यही संविधान का कोर पार्ट है बिकॉज इट इंश्योर्स लिमिटेड गवर्नमेंट. एंड आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का गोल भी क्या होता है, टू प्रमोट लिमिटेड गवर्नमेंट. दैट इज अ गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, अब आपको आइडिया मिल गया होगा. अब हमने देखा था दीज फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन अंडर आर्टिकल 12 to 35. मैंने आपको आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बता दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 14. अब आर्टिकल 14 क्या है. अब ये फंडामेंटल राइट्स आपके यहां से स्टार्ट होते हैं. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट जो संविधान में लिखा है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of law. Equality before law and equal protection of law. मतलब this article talks about equality. This article talks about equality. अब ना इसको ध्यान से समझे 2 मिनट में. I told you in the beginning कि जो हमारा संविधान आने से पहले की सोसाइटी थी दैट वॉज अ मिडिवल सोसाइटी. यही बताया था हमने आपको. अब सोसाइटी कौन सी है, मॉडर्न सोसाइटी. अगर मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन तो मिडिवल सोसाइटी का फीचर क्या हुआ करता था, किंग वॉज द मेन पावर. और किंग की पावर आर्बिट्ररी हुआ करती थी. किंग की पावर आर्बिट्ररी हुआ करती थी. यही हमें पढ़ा है हमने. और यहां पे चीजें आर्बिट्ररी नहीं है. यहां पे अगर रूल ऑफ किंग था, आर्बिट्ररी मतलब रूल ऑफ किंग. भाई रूल ऑफ किंग का मतलब है कि जो किंग है वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, अपने हिसाब से लॉ को एग्जीक्यूट करेगा और अपने ही हिसाब से पनिशमेंट देगा. अब एक ही इंसान सारे काम कर रहा है. अगर एक ही इंसान सारे काम कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो जस्टिस नहीं दे पाएगा. मतलब वो अपनी इच्छा के हिसाब से चलेगा. तो वो रूल कैसा था, आर्बिट्ररी रूल था. मार्क दिस वर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस आर्टिकल के कि रूल क्या था, आर्बिट्ररी था. अब आ गया है हमारा संविधान. अब चीजें आर्बिट्ररी नहीं होंगी, रूल ऑफ किंग नहीं होगा, क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा. मतलब चीजें आर्बिट्ररी नहीं, रूल्स के बेसिस पे चलेंगी. दैट वाज द केस. अगर ये सारी कहानी आपको समझ में आई है तो आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि जो ये संविधान है
ये क्या कर रहा है? ये जो संविधान की पूरी कहानी हमने आपको बताई यहां पे, ये क्रक्स है जो लाल डब्बे में लिखा है। तो मतलब संविधान का मेन गोल क्या है? कि सोसाइटी रूल बेस्ड होनी चाहिए, एंड दैट इज द गोल ऑफ आर्टिकल 14। दैट इज गोल ऑफ आर्टिकल 14। अब यही आर्टिकल 14 प्रमोट करता है। कैसे? देखें। आर्टिकल 14 कहता है चीजें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर मैं बोल रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो किसकी चल रही है इसमें? लॉ की चल रही है। मतलब लॉ के सामने सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। इट मींस व्हाट इज सुप्रीम हियर? लॉ। और मतलब लॉ का मतलब क्या है? सोसाइटी रूल बेस्ड होगी। और इसीलिए इसी इक्वालिटी बिफोर लॉ की टर्म में छुपी हुई है टर्म रूल ऑफ लॉ। क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या समझाया मैंने? कि सब बराबर हैं लॉ के सामने। तो कौन सुप्रीम है? सोसाइटी कैसे चल रही है? लॉ के बेसिस पे। अगर वो लॉ के बेसिस पे चल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि रूल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। अब एक क्वेश्चन आता होता है पेपर में, क्या संविधान में रूल ऑफ लॉ लिखा है? आंसर इज नो, इट इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल 14, बट वी कैन डिराइव रूल ऑफ लॉ फ्रॉम द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वर्ड, बट इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब। और अगर मैं लीगल टर्म्स की बात करूं, इट सिंपली मींस दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो अगर मैं इस कहानी को और बताऊं कि भाई क्या लिखा है आर्टिकल 14 में, यहां तक आपको समझ में आया? अगर मैं और कहानी बताऊं और समझाऊं आपको, तो ये समझें। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें लॉ के हिसाब से कर रहा है, तो चीजें कैसी नहीं हो रही हैं? आर्बिट्रेरी नहीं हो रही हैं। तो मतलब ये कौन सी चीजों को खत्म कर रहा है? आर्बिट्रेरी। मतलब सोसाइटी में अब मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं होगा, लॉ के हिसाब से काम होगा। यही कहना चाह रहा है। अब रूल ऑफ लॉ क्योंकि इसी में ही लिखा हुआ है, छुपा हुआ वर्ड है। अब जब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब आता है, तो इसका मतलब लीगल टर्म्स में क्या है? कि पहले तो लीगल टर्म्स में इसके तीन मतलब हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मतलब क्या है? द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्या है? वो पहला मतलब है कि आपको लॉ के बिना पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। लेट्स सपोज कोई एक्शन आज क्राइम नहीं है, तो अगर वो क्राइम नहीं है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती। मतलब फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका? यू कैन नॉट बी पनिश्ड, यू कैन नॉट बी पनिश्ड विदाउट लॉ। ये है पहला मतलब, विदाउट लॉ। दूसरा मतलब क्या है इसका? इफ यू आर पनिश्ड अंडर अ लॉ फॉर अ क्राइम, each and every individual, including president and governor and prime minister, will be punished in a same manner. तो मतलब same punishment to everybody committing a same crime, committing a same crime. भाई एक तो लॉ होगा तभी क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा, जब पनिशमेंट मिलेगी तो सभी बराबर मिलेगी सभी को, और सेम कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेगी। सेम कोर्ट ऑफ लॉ में। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग कोर्ट बनेगा, आपके अलग नहीं, सेम कोर्ट ऑफ लॉ और सेम मैनर में, इन अ सेम मैनर। प्रोसीजर भी सेम चलेगा, उनकी भी सेम पेशियां होंगी अगर आपकी होंगी तो कहने का मतलब क्या है? पहले तो पनिशमेंट आपको तभी मिलेगी अगर लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर मिलेगी तो सभी को बराबर मिलेगी, सेम कोर्ट ऑफ लॉ में काम चलेगा, सेम मैनर में काम चलेगा, जैसे आम लोगों को चलता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रूल ऑफ लॉ, एंड दैट वाज गिवन बाय द स्कॉलर कॉल्ड एज एवी डाइसी। इसमें एक और फीचर है
क्योंकि ये बंदा ब्रिटेन का था एविडाइसी, ही गेव अ वन मोर फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ विच इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिया। वही बता देता हूं, पर इंडिया के केस में यही मतलब है इसके। इसने जो एक और फीचर दिया था एविडाइसी ने, उसका मतलब क्या है वो भी समझ लें। इसने बोला कि संविधान जो है ब्रिटेन में इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्योंकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वी डिस्कस अबाउट दैट इन द फर्स्ट और सेकंड क्लास, कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वी स्टडीड अबाउट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी स्टडीड कि भाई ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ब्रिटेन में संविधान, पार्लियामेंट जो भी बोलता है वो संविधान बन जाता है, क्योंकि वो एक जगह पे लिखा नहीं गया है। पर इंडिया में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट, बट इन इंडियाज केस इट इज ऑपोजिट, पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिया, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। पर ये फीचर आपको पता होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के। अब ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसका एक और मतलब है, वो भी समझ लें ताकि वो भी क्लैरिटी हो जाए आपको। अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं आपको, और वो एक्सेप्शंस एक्चुअली एक्सेप्शंस नहीं है, वो बस किसी ऑफिस की रिस्पेक्ट करने के लिए उनको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट और गवर्नर, पहले वो समझते हैं। अगर इंडिया का प्रेसिडेंट है सर कोई, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको लॉ के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलती जब तक वो ऑफिस में है। आसान भाषा में ये समझें, फिर मैं डिटेल में जाता हूं। मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस बड़ा टॉप ऑफिस है, इट इज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेसिडेंट ने मान लो कोई क्राइम कर दिया, लेट्स सपोज कोई क्राइम कर दिया, अब उसको पुलिस लेने जा रही है घर पे पकड़ के, जेल में डाल रही है, तो इट इज डिसरिस्पेक्ट फॉर इंडिया। हम उस प्रेसिडेंट एज अ पर्सन को नहीं बचा रहे हैं, हम उस पोस्ट की गरिमा को बचा रहे हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड होता है, प्रेसिडेंट कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है, वो भी इंडिया का हेड है। वो आम छोटी जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एटसेट्रा, उसका हेड है गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर कोई काम करते हैं एज पर अंडर आर्टिकल 361, वहां लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, क्राइम दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दो तरह के क्राइम हैं। सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस है, क्रिमिनल में आपको जेल होती है, सिविल में आपको फाइन लगता है। ब्रॉड सेंस में बता रहा हूं। अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, आपने मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर ने, तो जब तक वो ऑफिस में है उस पर कोई भी केस फाइल नहीं होता, उसे ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना मुकदमा चलता है। इन क्रिमिनल केसेस उन पे कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होती जब तक वो ऑफिस में है, चाहे वो उन्होंने वो क्राइम ऑफिस में किया हो, चाहे उन्होंने वो क्राइम ऑफिस से पहले किया हो, कोई भी क्राइम किया हो, जब वो ऑफिस में है उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। तो क्या बोला मैंने? अगर कोई प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट पे कोई भी मुकदमा नहीं चलता क्रिमिनल, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट ऑफिस के टाइम पे किया गया हो या ऑफिस से पहले किया हो, ऑफिस में आने से पहले किया गया हो, तब तक नहीं चलता जब तक वो ऑफिस में है। जैसे वो ऑफिस से बाहर आएगा, मतलब प्रेसिडेंट हटेगा, उसे पकड़ के उस पर मुकदमा चलाएंगे। ऐसा नहीं है हमने उसको लॉ से बिल्कुल ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। हमने बस जब तक वो ऑफिस में है उसको एक्सेप्शन दी है। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन इन द सेंस कि उन पर रूल ऑफ लॉ लगता नहीं है, इट इज जस्ट उस टाइम बीइंग के लिए नहीं लगेगा। एक है सिविल, ये दोनों के लिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। एक आता है सिविल मैटर्स। सर क्या है ये? सिविल मैटर्स का मतलब है अगर आपने कोई ऐसा कोई एक्ट किया जिसपे पनिशमेंट एज अ फाइन लगती है, जेल नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप बैठ के डिस्कशन करके इसको सॉल्व कर लें। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आप पे मुकदमा चलेगा। मतलब 2 महीने का टाइम फ्रेम दिया जाता है, ये मान के, क्योंकि ये बहुत ही पेटी ऑफेंस होगा, तो इसको प्रेसिडेंट और गवर्नर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं किसी के साथ भी। 2 महीने का टाइम दिया जाता है, आफ्टर दैट फिर रूल ऑफ लॉ का प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो जाता है। दिस इज फॉर सिविल केसेस। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए है। एक एक्सेप्शन और है, दैट इज अगर कोई बाहर से डिग्निटरी आ रहा है, कोई मान लो ट्रंप आ रहे हैं इंडिया में, मतलब बाहर के कोई भी बड़े लोग, डिग्निटरी, डिप्लोमैट्स इंडिया में आ रहे हैं, उन पे रूल ऑफ लॉ नहीं लगता है। अगर वो इंडिया में आ रहे हैं और कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कि क्रिमिनल और सिविल है,
तो वो अपने देश में जाके उन पे मुकदमा चलता है। इंडिया का लॉ उन पे नहीं लगता है, बिकॉज वो क्या है, डिग्निटरीज हैं किसी कंट्रीज के। एक ये भी एक्सेप्शन है। तो आपको ये आर्टिकल 361 में लिखी हुई एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को लेके, गवर्नर को लेके, और कोई भी डिग्निटरी को लेके। और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर और नॉट? क्या है, हमने कौन सी टर्म पढ़ी है अभी? हमने बस यही टर्म पढ़ी है, कौन सी? इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस टर्म वी हैव डिस्कस्ड कि क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहां तक क्लियर है? अब हम टर्म पढ़ रहे हैं। दूसरी टर्म क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको भी देख लेते हैं। अब ना ये जो टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपने पहले पढ़ी होगी, पर हम आपको इसको समझा देते हैं क्या है ये। बस ये वर्ड नहीं सुना होगा, कंसेप्ट आपने पक्का सुना होगा। यू विल एप्रिशिएट दैट कंसेप्ट। ठीक है, इसको करते हैं सेकंड टर्म को, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको हमने यहां से उठा लिया और कहां ले गए? इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस टर्म को समझें अच्छे से, और इसको समझने के लिए आई हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मेरे को ये दोनों टर्म्स आपको समझानी पड़ेंगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है, सर मुझे बस ये बताएं, अगर इफ द टू पीपल आर इक्वल, देन उन पे लॉ भी क्या लगेगा? बराबर लगेगा। तो उसे बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर दो लोग पहले ही इक्वल हैं, उन पे लॉ अगर सेम लगे, तभी तो इक्वालिटी का मतलब है ना। लेट्स सपोज देयर आर टू पीपल विच आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल। मान लेते हैं ये कोई कैटेगरी है, लेट्स सपोज एससी, और ये जनरल कैटेगरी है। आर दीज टू पीपल इक्वल? नो। जो एससीज हैं इन पे पहले हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज हुई हैं, तो इनके पास ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है। इफ द टू पीपल आर इक्वल, कैन आई अप्लाई द सेम लॉ, और फॉर दैट मैटर रूल? क्योंकि लॉ में क्या आते हैं, रूल्स भी तो आती हैं। इफ आई अप्लाई अ सेम लॉ ऑन दीज टू पीपल, जनरल एंड एससी, विल दैट बी इक्वालिटी? आंसर इज नो। तो दो अनइक्वल लोग हैं, अगर हम इनको इक्वल ट्रीट करें, तो सर अगर मैं इन दोनों पे लॉ बराबर लगा दूं, तो फिर ये ऐसे ही रहेंगे। तो क्या इक्वालिटी प्रमोट हो पाएगी? नहीं। इनफैक्ट ये क्या प्रमोट कर रही है? अगर हम दो अनइक्वल लोगों पे सेम लॉ लगाएंगे तो इक्वालिटी नहीं आएगी, इनफैक्ट क्या आएगी? इनइक्वालिटी ही आ जाएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? इफ टू पीपल आर अनइक्वल, इफ यू अप्लाई अ सेम लॉ, that will lead to inequality. In fact, if two people are equal and if you apply a different laws, then there will be a possibility of equality. For example, when you apply reservation to SCs and not to general, this is not a equal law, it is a unequal law on unequal people, that will lead to equality. तो अब चांसेस हैं दोनों बराबर आ जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर को दो लोग इक्वल नहीं हैं, तो पहले हमें लॉ को भी बचाना पड़ेगा, इन द सेंस दैट लॉ को भी अनइक्वल होना पड़ेगा। अनइक्वल लोगों पे अनइक्वल लॉ लगेगा, तभी क्या आएगी? इक्वालिटी। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, that law has to be protected in case people are not equal. आया समझ में? बड़ा आसान है। कहने का मतलब, आप हैं और कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बंदा है, अगर आपके पास इकोनॉमी कोई इशू नहीं है और किसी के पास इकोनॉमिक इशू है, तो आप इक्वल नहीं है सर। मैं आपको अगर यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी करने भेज दूं, क्योंकि आप इक्वल हो ही नहीं, तो क्या ही फायदा उसका? गेम कौन जीतेगा? जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, क्योंकि वो बुक्स अफोर्ड कर पाएगा, वो कोचिंग अफोर्ड कर पाएगा, उसे कोई दिमाग में टेंशन नहीं होगी, उसे कोई प्लान भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, सो दैट देयर कैन बी एन इक्वालिटी। एंड दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय अ वेरी फेमस स्कॉलर
in ancient Greece, that is Aristotle. कौन सा? Equal protection of law. And he mentioned the term like should be treated like and alike should be treated alike. जो सेम है सेम ट्रीट करें, जो सेम नहीं है सेम ट्रीट ना करें, अलग अलग ट्रीट करें. दैट प्रमोट्स इक्वालिटी. अब मुझे एक चीज बताएं, अगर दो अनइक्वल लोग थे और मैंने उन पे लॉ इक्वल लगा दिया तो क्या इक्वालिटी आ रही थी? आंसर इज नो. उससे तो इनइक्वालिटी आ रही थी. यही देखा ना हमने. तो जो हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देके नीचे वाले सेक्शंस को बराबर लेके आ रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन से, इट मींस इट इज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी. ये इक्वालिटी है जो उसमें कोई सब्सटेंस है, जो एक्चुअल में इक्वालिटी है. भाई वो वाली इक्वालिटी जब अब लॉ बराबर लगा देंगे अनइक्वल लोगों पे, आप बोल देंगे इक्वालिटी आ गई. बट दैट इक्वालिटी इज प्रोसीजरल इक्वालिटी. नाम की इक्वालिटी है, प्रोसीजर वाइज इक्वालिटी है. एंड में तो अनइक्वल ही हैं वो लोग, इधर वो इक्वल हुए. दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंटिव इक्वालिटी. आया समझ में ये चीज? अब भी एक चीज बताएं मेरे को. ये आर्टिकल 14 था, ये कह रहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर यू क्लियर विद दीज टू टर्म्स? ये दोनों टर्म्स क्लियर है कि नहीं है? आज के बाद कोई पूछेगा समझ में आएगा? आएगा. अब मैं एक चीज और बता देता हूं. जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आइडिया है, दैट वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया was taken from UK Constitution. Mark these two things. ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया we took it from UK Constitution और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आइडिया we took from the US Constitution. इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, यहां तक क्लियर है? These are the terms in the Article 14. Now let's start with the Article number 15. अब आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि भाई मुझे अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सपोज, इससे ज्यादा जूम मतलब वो हो भी नहीं पाएगा, ये यहीं पे रहने देते हैं. अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इट प्रमोट्स अ पॉजिटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी और अ नेगेटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी. आंसर विल बी नेगेटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी. नेगेटिव मतलब कि यहां पे चीजें जो की जा रही हैं वो सब्सटेंटिव नहीं की जा रही हैं, बस ये बोल रहे हैं लॉ सभी पे बराबर लगेगा. मतलब सरकार को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की बात नहीं कर रहा है ये. तो जो पहले वाला आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट प्रमोट्स अ नेगेटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला जा रहा है कि आपको कुछ करना है. कौन से सेक्शंस के लिए? जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं. दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज अ नेगेटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी. ये आपको समझ में आ गया होगा. ये आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल्स इसी पे बेस्ड हैं. अब मैं एक और टिप्पणी करता हूं, आई होप यू विल एग्री विद दैट. वो क्या है? जो आर्टिकल 14 है ये संविधान का ये सबसे पहले लिखा गया. ये पहले क्यों लिखा गया? द रीजन वॉज सिंपल, क्योंकि हमारा संविधान क्या लेके आ रहा था? सबसे ब्रॉड चेन संविधान ने क्या किया है? मैंने आपको अभी भी बताया, इससे पहले वाले स्लाइड पे भी बताया, ये वाले में मेन संविधान का गोल क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट. द मेन गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट. और वो कहते आती है लिमिटेड गवर्नमेंट व्हेन यू डिक्रीज द पावर ऑफ स्टेट. और कब होती है स्टेट की पावर कम? जब चीजें लॉ के बेसिस पे चलती हैं. तो ये क्या प्रमोट कर रहा है इनडायरेक्टली? रूल ऑफ लॉ. तो संविधान किस पे बेस्ड है? रूल ऑफ लॉ. तो संविधान का अगर कोई भी नींव है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ. तो फंडामेंटल राइट पहला क्या होगा? रूल ऑफ लॉ. इसलिए आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? रूल ऑफ लॉ. आया समझ में? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज, ये हमारा हो गया है, दैट इज आर्टिकल 15. समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है यहां तक? इज एवरीथिंग क्लियर? ऐसे क्लियर नहीं कि समझ ही नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा है. अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना आपको, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, पहला ऑप्शन.
Second option is you can call us on the given number in the description. Third option is you can come to us if you are in Chandigarh. यहाँ आपने मान लो पॉलिटिकल लेक्चर लगाए, इकट्ठे डाउट किए और कभी चंडीगढ़ आए हुए हो तो पूछ लो. इफ़ यू आर रेडी टू एड्रेस योर डाउट्स, वी आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू. एफर्ट आपको करने पड़ेंगे. मेन चीज़ ये है चीज़ों को समझें. पॉलिटी जब हम कर लेंगे आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा. दैट इज़ अ गारंटी. बस समझना पड़ेगा आपको. हम पूरे डिटेल में कर रहे हैं, इतनी डिटेल में कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. ये नहीं है कि सिलेबस की एक एक लाइन उठा के एक एक वर्ड का एड्रेस कर दिया, काम खत्म. फिर सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाएगा. पीसीएस नॉमिनेशन का पेपर जाकर उठाएंगे पिछले 3 सालों का या लास्ट के 2 सालों का उठाए तो बेटर है, बिकॉज जो बहुत पुराना हुआ था वो तो इतना क्वालिटी का नहीं है. लास्ट 2 ईयर पेपर्स और जो पीसीएस का पेपर हुआ है नॉर्मल वाला, नॉमिनेशन नहीं होता है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होते हैं वो देते हैं बच्चे, उसका लेवल बहुत टफ है. तभी तो कट ऑफ जा रही है 100 200 में से 100 जा रही है कट ऑफ. 200 में से 100 कट ऑफ जा रही है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नेगेटिव वो तो 80 पहुंच जाए. तो मैं आई कैन टेल यू दैट अगर 200 का पेपर था पीसीएस का, कट ऑफ वॉज अराउंड 100. दैट वॉज व्हेन देयर वॉज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर मैं नेगेटिव मार्किंग कर दूं, एक तो बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सारे, बिकॉज डर लगेगा. ऊपर से जो नेगेटिव हुए हैं, क्योंकि भाई लेट्स सपोज किसी के 100 नंबर आए हैं, मैं ये मान लेता हूँ, तो उस बच्चे ने 60 क्वेश्चन किए होंगे, उसको 2 नंबर मिले होंगे 120. 40 उसके गलत होते अगर 2/3 नेगेटिव मार्किंग मानूं मैं. नॉर्मल 2/3 ही होती है. नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? 1/3 होती है. सॉरी, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. पर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो नंबर कितने हो गए? 2/3 हो गए. अगर मैं इसको कांटा मारूं, मैं इसको लिख दूं 26 नंबर गए, तो कितने नंबर आए? 2 बच्चे के 100 नंबर आए होंगे. मतलब अगर बच्चा 60 क्वेश्चन करता और 40 गलत होते, तो 60 से आते 120, 40 से आते 100. तो अब देख रहे हो कि उसके 40 क्वेश्चन नेगेटिव हैं. अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो मतलब उसने 50 क्वेश्चन सही किए हैं. ये मान लेते हैं 50 गलत किए हैं, ऐसे समझ लें. यूपीए अगर आपका नेगेटिव होता, मतलब जो आम पेपर्स में होता है नेगेटिव, तो वहाँ आपको 100 नंबर लेने हैं तो आपको 60 सही करने पड़ेंगे, 40 गलत करने पड़ेंगे, तो आपके 100 नंबर आएंगे. तो 100 नंबर आएंगे, तब भी 100 नहीं आएंगे. तब भी कितने आ रहे हैं? 94 आ रहे हैं. मतलब आपको 100 लेने के लिए 64 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग होती है. पर यहाँ पे आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने हैं. मतलब इतना पेपर टफ हो गया है कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से 50 सही हो रहे हैं, 50 गलत हो रहे हैं, और आप ये रिस्क ले रहे हैं, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 ही करके आ रहे होंगे हर बच्चा. तो 50 सही हो रहे हैं, 50 गलत हो रहे हैं, और इससे 100 नंबर आ रहे हैं. सोच के देखो, अगर ये भी नेगेटिव में काउंट कर लें, 50 इंटू 2/3, तो हिसाब लगा लें इसमें कितना हो गया है. 32 मार्क्स गए. तो 100 में से 32 माइनस कर दें, कितना हो गया है? 68 मार्क्स. तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो 70-80 कट ऑफ जाती. इतना टफ पेपर है. तो आपका भी ऐसा ही आएगा. आप में भी नेगेटिव मार्किंग है, पर आप वाले पेपर में क्या है? नेगेटिव मार्किंग है. पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो उस सेंस में ये कहानी आप अपने हिसाब से देखें. मतलब पेपर टफ है, कहने का मतलब मेरा इसका कंक्लूजन क्या है कि पेपर जो पीपीएससी सेट कर रही है, दे आर टफ पेपर्स. आज जो लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं, आप जाके एक्साइज का पेपर देखें, जो वैसे वन डे एग्जाम होते हैं, उसका पेपर भी बड़ा टफ आता है. तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरा पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग है, मेरे 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव भी है, पेपर टफ होगा, पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिवली, कोई और स्कूप नहीं है. तो इसका क्रक्स क्या था इस स्लाइड का? यू हैव टू वर्क हार्ड. ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से करके चले जाएंगे तो हो जाएगा. लेट्स डू विद आर्टिकल नंबर 15. तो करते हैं आर्टिकल 15. तो बस आर्टिकल 15 और 16 दोनों मुश्किल हैं, बाकी आसान है सारे. मुश्किल मतलब लंबे हैं, मुश्किल तो क्या ही है. अब ना इसमें देखें, आर्टिकल 15 में 15 क्लॉज 1 है, 15 क्लॉज 2 है, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5. ये पहले 5 करते हैं, फिर छठा भी कर लेंगे. एक एक करके समझ लो, काम खत्म. ये आर्टिकल ना कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सिटीजन्स के बीच में. दैट इज आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट.
स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट its citizens only on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन्स को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. दीज आर द 5 ग्राउंड्स. मतलब पहली चीज, जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने आपको बताया, ये आपको क्लियर है पहला. अब ना आर्टिकल 14 में आप देखेंगे वहां के क्या बोला है, रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. वहां पे यही बोला है ना, यही बोला है. फिर आर्टिकल 15 क्यों लिखा हमने? हमने आर्टिकल 15 इसलिए लिखा क्योंकि बड़ा ही स्पेसिफिक है. आर्टिकल 14 बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. पर हमने क्या बोला है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सिर्फ सिर्फ इन्हीं 5 ग्राउंड्स पे. बाकी ग्राउंड्स पे कर सकती है, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे नहीं करेगी. सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे नहीं करेगी, बाकी ग्राउंड्स पे कर सकती है. मतलब आर्टिकल 14 ब्रॉड है, 15 स्पेसिफिक है, 15 के बाद स्पेसिफिक है 16. 16 भी कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बट आर्टिकल 16 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बट वो बात करता है पब्लिक इंप्लॉयमेंट में. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 14 लिख दिया था ना, आर्टिकल 14 बहुत ही ब्रॉड है कि रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए. आर्टिकल 15 और 16 स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 16 है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंप्लॉयमेंट, कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन जनरल. मतलब आर्टिकल 14 ये अगर ब्रॉड है, आर्टिकल 15 ये है, आर्टिकल 16 ये है. ये बात करता है पब्लिक इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये बोलता है कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ये बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, सभी नागरिक बराबर होने चाहिए लॉ के. पर ये ग्राउंड्स यहाँ पे 5 ही हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड्स कितने हैं? 7 हैं. तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं. 14 एक ब्रॉड ढांचा सेट करता है, 15 और 16 इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से हमने बनाए हैं. अब आर्टिकल 15 ये बोलता है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ओनली ऑन दिस ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब ये क्या प्रमोट कर रहा है कि सभी बराबर होंगे, इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सभी बराबर होंगे. अगर मैं इन 5 ग्राउंड्स की बात करूं, अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बोलता है, क्योंकि इंडिया में ना डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी रिलीजन, रेस, कास्ट. कास्ट के बेसिस पे आपको सुना होगा कि जो अनटचेबल्स थे उनको विलेज के टैंक्स, पॉन्ड्स पे आने नहीं दिया जाता था. तो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिख दिया कि स्टेट और कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ टू हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. जैसे कि मान लो कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई टैंक है, कोई घाट है, एटसेट्रा. इन प्लेसेस में आने से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. ये स्पेसिफिक है आर्टिकल 15 क्लॉज 2. तो 15 क्लॉज 1 कह रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इन 5 ग्राउंड्स पे काम खत्म. यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है. ये किसके अगेंस्ट मिला है आपको? स्टेट के अगेंस्ट मिला है. क्योंकि जो ये काम करते हैं अनटचेबिलिटी वाला, ये स्टेट तो कर सकती है, इंडिविजुअल तो करते ही करते हैं. पहले तो करते थे, आज तो कम हो गया है. ये किसके अगेंस्ट मिला है? स्टेट के और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट मिला है. क्या मिला है? कि पब्लिक प्लेसेस को लेके है. तो देखो कितना स्पेसिफिक होते जा रहे हैं. तो हमारा संविधान बहुत लेंदी है, वो इस कंटेक्स्ट में लेंदी है कि हमने चीजें बहुत स्पेसिफाई की हैं. अगर हम आर्टिकल 15 ना लिखते ना, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 के हिसाब से आर्टिकल 15 बना देता अपने आप. पर हमने बोला कि हम पहले संविधान में लिख देते हैं चीजें, तभी हमारा संविधान बड़ा बहुत ही लेंदी है, बिकॉज हमने हर चीजें प्रिसाइज लिखी हैं. कोई भी चीज जुडिशरी पे नहीं छोड़ी है, कोई भी चीज आगे आने वाली इंटरप्रिटेशन पे नहीं छोड़ी है. हमने सोचा जितना हम लिख सकते हैं उतना तो लिखें. तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है. अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2. अब मैं एक चीज आपको साथ में बता ही देता हूं ताकि आपको डाउट ना आए. यहां तक क्लियर है ना कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन्स के साथ ओनली ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. 15 क्लॉज 2 में लिखा है कि स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे सिटीजन्स के साथ टू असेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैंक्स, घाट्स एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यही लिखा है.
ठीक है, अब मुझे जी बताएं सिंपल सी, आपको डाउट नहीं आ रहा कि भाई कुछ तो राइट्स स्टेट के अगेंस्ट हैं, कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं? तो एक चीज यहां मैं आपको मेंशन कर देता हूं क्लैरिटी से कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मोस्टली किसको दिए गए हैं? सिटीजन्स पे फोकस है। तो सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के पास तो होंगे ही होंगे, और नॉन सिटीजन्स को भी हमने राइट्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नॉन सिटीजन्स को राइट्स नहीं दिए हैं, हमने सिटीजन्स को राइट्स भी दिए हैं और नॉन सिटीजन को भी राइट्स दिए हैं। पर कुछ राइट्स हैं वो नॉन सिटीजन के पास नहीं है। वो लिख लो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये बताएंगे जब आएगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, these rights are given only to citizens and not to non-citizens। non-citizens को ये rights नहीं मिलते हैं, इनको सारे rights मिलते हैं, इनको इसके अलावा सारे rights मिलते हैं। ये 5 rights non-citizen को नहीं मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब एक डाउट है कि कौन कौन से राइट्स सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं और कौन कौन से राइट्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। ये भी डाउट आता है कि सारे राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ कुछ राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। तो उसको भी मैं करवा देता हूं। पर यहां तक क्लियर है? पहले इसको लिख लें कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली फॉर सिटीजन। वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, बिकॉज दीज 5 राइट्स आर नॉट गिवन टू नॉन सिटीजन। यहां तक लिख लें पहले, फिर लिखें कि कौन कौन से राइट्स स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। इसमें आपको मैं एक आइडिया साथ साथ में लिखवाता रहूंगा, पर मैं आइडिया दे देता हूं कि भाई जो भी चीजें जैसे स्टेट है और ये इंडिविजुअल है, जैसे अनटचेबिलिटी है, ये कौन प्रैक्टिस करते हैं? स्टेट भी कर सकती है और इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो किसके अगेंस्ट है? इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। कौन सा? आर्टिकल 15 क्लॉज 2। मैंने आपको ये एक लिखा दिया। अब मैं जब आते रहेगा लिखाता रहूंगा कि ये राइट भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो क्या हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं, जो कि हमने एक कर लिया है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। लॉजिक भी है बिकॉज अनटचेबिलिटी कौन प्रैक्टिस करते हैं? इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के पास है, नॉन सिटीजन के पास नहीं है। जैसे कि दैट राइट इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड ने, दैट राइट इज कॉल्ड एज 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्लियर है? अब नहीं आपका ब्लिंक होगा, सॉरी अगर हुआ है तो। अब नहीं होगा, ठीक है। अब हम करते हैं जो हम कर रहे थे, दैट इज, ये बताता रहूंगा मैं इंडिविजुअल वाला साथ साथ में। अब हम कर रहे थे ये वाला आर्टिकल, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2, ठीक है। अब मुझे बताएं जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है ये क्या हेल्प कर रहा है आपकी, क्या एंड करने में हेल्प कर रहा है? अनटचेबिलिटी खत्म कर रहा है। क्या खत्म कर रहा है इंडायरेक्टली? अनटचेबिलिटी खत्म कर रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ठीक है। अब ना जो मैंने आपको ऊपर बताया आर्टिकल 15 क्लॉज 1, यहां कह रहे हैं कि जो स्टेट है ये सिर्फ इन्हीं 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मतलब इसके अलावा कोई ग्राउंड आया तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पहले वुमेन को कम्बैट रोल में, वुमेन को कम्बैट रोल में आर्मी में नौकरी नहीं दी जाती थी पहले। अब तो दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, पर मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो बोला जाता था, वुमेन कहती थी कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर के बेसिस पे। तो सुप्रीम कोर्ट कहा करता था नहीं भाई, यहां पे वर्ड है, हम सिर्फ इन्हीं 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हम इसीलिए आपको कम्बैट रोल में नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। हम सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। हम तो जो उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि मैन क्या है,
उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वुमेन की कम है, उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सेक्स कोई ग्राउंड नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का यहां पे, वो तो एक सेकेंडरी ग्राउंड है। प्राइमरी ग्राउंड क्या है ये? मतलब कोई और ग्राउंड ऐड हो जाए इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है कि ओनली ऑन दीज 5 ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई और छठा ग्राउंड ऐड हो गया और ये ग्राउंड भी साथ में ऐड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी है। दैट इज द कोर आइडिया ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। समझ में आया? अब है, ये हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एज वेल एज आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब एक चीज समझते हैं, जो बाकी के आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। बाकी के आर्टिकल्स और इन आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, मैंने इधर रख दिए। अब मैं बाकी बताता हूं आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जूम करके देख लें, जैसे भी देखें, पर हम बताते हैं कि जो आर्टिकल, मैं आपको यहां पे डब्बा बना देता हूं, आप भी डब्बा बना लें ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए। ये मैंने डब्बा बना दिया लाल। अब देखें इसमें पूरी कहानी क्या है। अब जो मैंने आर्टिकल बताया आपको, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, ये बोल रहे हैं सरकार को कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। These two articles are basically telling to the state that you do not have to do these things. मतलब ये सरकार पे क्या लगा रही हैं? रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। ऑफ कोर्स आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इंडिविजुअल पे लगा रहा है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट। स्टेट को मना कर रहे हैं, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट शैल प्रमोट इक्वालिटी। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी 14 आर्टिकल में? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ की भाषा बोल रहे हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2, इनकी लैंग्वेज कैसी है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की लैंग्वेज है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, बाद में 6 भी ऐड हुआ, ये बोल रहे हैं सरकार को कुछ करना है उन सेक्शंस के लिए जो पहले ही डिसएडवांटेज्ड हैं। मतलब यहां सरकार को बोला जा रहा है कुछ करो, इनके लिए करो जो डिसएडवांटेज्ड हैं। तो इसकी लैंग्वेज कैसी है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की लैंग्वेज। आई होप यू मस्ट बी एबल टू लिंक दैट टू द आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ में सरकार को बोला जा रहा था आप ये नहीं करोगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला जा रहा है कि आप ये करोगे, पर किन के लिए? मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए या डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस के लिए। आया यहां तक समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 3, 4, 5 और 6 में क्या क्या लिखा है। बी विद मी। ये आर्टिकल 15 हो गया, तो फिर बाकी तो फंडामेंटल राइट्स में जाके, क्योंकि 16 भी बिल्कुल इसी पे अलाइंड है, तो 15 में दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, अगर आएगी 16 में तो नहीं आएगी। अब मैंने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, अब करवा देता हूं 3, 4, 5 एंड 6। बड़े आसान है, बहुत आसान भाषा में है, पर आपको इतना पता है कि इसकी भाषा क्या है। मतलब इसमें जो भी सेक्शंस क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं, जो इक्वल नहीं है, नीचे तबके के लोग हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइज सेक्शंस या डिसएडवांटेज सेक्शंस, ठीक है, उनके लिए है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जल ग्रहण कर लें, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 जो हैं ये, दीज आर्टिकल्स आर बेसिकली स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। गर्मी बहुत है, आप भी थोड़ा ध्यान रखें अपना। करना नहीं है गर्मी में ऐसा काम जिससे सेहत खराब हो, तो बी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यही है।
इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, बहुत पड़ रही है आजकल। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 एंड 5 एंड 6। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, दीज आर्टिकल्स स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और मैंने आपको अभी बता दिया है क्या क्या लिखा है। लेट्स डिस्कस। जिसको ये समझ नहीं आया मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और जिसको आर्टिकल 14-15 समझ में आ गया ना, तो बता दें कि हमें समझ में आ रहा है, ताकि हमें भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं है, हमें भी तो कॉन्फिडेंस आए थोड़ा बहुत। अब 3 में लिखा है, अब इसमें कौन से सेक्शंस होंगे हमने वो भी बता दिया आपको। कौन से सेक्शंस होंगे? डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस होंगे, ये आपको ब्रॉड पता है, यहां पे होंगे वो, ये पता है आपको ब्रॉड। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कह रहा है कि जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है, क्योंकि ये मार्जिनलाइज है, डिसएडवांटेज है, सरकार इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स ले सकती है। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा था कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, हां, पर वुमेन और चिल्ड्रन जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनके लिए सरकार एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है ताकि वो बाकियों के बराबर आ सकें। तो ये किनके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकार क्या करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर आपको वुमेन को अरेस्ट करना है इंडिया में, देन यू कैन नॉट अरेस्ट अ वुमेन आफ्टर 10 PM और बिफोर 6 AM। आप 10 बजे से पहले करें और सुबह 6 बजे के बाद करें। अरेस्ट करना है वुमेन को तो साथ में वुमेन कांस्टेबल भी होनी चाहिए। आप बोलोगे मैन को तो आप जब मर्जी उठा लेते हो, रात को 2 बजे उठा लेते हो, उठाते रात को 2 बजे हो, और कोई भी मैन कांस्टेबल पक्का हो ये कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वुमेन और चाइल्ड की दशा खराब है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ली जाती है। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में आप देखेंगे जो वुमेन होती हैं, जो सिंगल चाइल्ड हैं, सिंगल वुमेन चाइल्ड या सिंगल फीमेल चाइल्ड कोटा होता है, वो सिंगल मैन चाइल्ड कोटा नहीं सुना होगा आपने कभी, क्योंकि वुमेन को एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जा सकती है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और यहां लिख दिया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तो मेंशन था, संविधान में लिखा हुआ था, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बाद में ऐड किया गया है। पहली बात तो ये तीनों आर्टिकल बाद में ऐड किए गए हैं। तो दीज वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये तीनों आर्टिकल, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये तो संविधान में था, 15 क्लॉज 1, 2 और 3 तीनों संविधान में थे, 4, 5, 6 अब संविधान में है, पर ये बाद में ऐड किए गए हैं। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, इट वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। हमने संविधान की पहली अमेंडमेंट के बाद ऐड किया, और क्या लिखा कि स्टेट है जो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर एससीज और एसटीज के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या एससीज और एसटीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है इन एवरी डोमेन। मतलब सरकार सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससीज और एसटीज के लिए एफर्ट ले सकती है इन ईच एंड एवरी डोमेन। पर आपको पता है कि जो आर्टिकल 16 है, मैंने आपको पहले लिखवाया, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। यहां लिखा हुआ छोटा सा, क्या प्रमोट कर रहा है? पब्लिक इंप्लॉयमेंट। तो आप ध्यान में रखो कि आगे जाके पब्लिक इंप्लॉयमेंट के जो केसेस हैं वो 16 में लिखे हुए हैं, तो 15 में सारा कुछ होगा किसको छोड़ के? पब्लिक इंप्लॉयमेंट को छोड़ के। पर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में 4 में लिखा है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए किसी भी डोमेन में सरकार इनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंक्लूडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईआईटी, ये वो डिग्री के लिए। मतलब अगर सरकार को इनके लिए कोई भी एफर्ट लेना है इंप्लॉयमेंट को छोड़ के, क्योंकि वो 16 में है, सरकार एफर्ट ले सकती है। अब हुआ क्या, जब ये आर्टिकल आया फर्स्ट अमेंडमेंट वाला, तो इसके अंदर सरकारों ने रिजर्वेशन देनी स्टार्ट कर दी स्कूल्स और कॉलेजेस में, स्कूल और कॉलेजेस में। अब जब स्कूल और कॉलेजेस में देनी एडमिशन स्टार्ट की, तो कई सरकारों ने प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन देना स्टार्ट और रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया।
तो कई सरकारों ने, स्टेट की गवर्नमेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू प्रोफेशन, धंधा करना, राइट टू प्रोफेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हम आगे जाके बढ़ेंगे आर्टिकल 19 में। तो कोई बंदा प्राइवेट स्कूल खोल रहा है, इट्स द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन अंडर आर्टिकल 19। राइट टू प्रोफेशन इज अ फंडामेंटल राइट। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने बोला प्राइवेट स्कूल में तुम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बिकॉज प्राइवेट स्कूल प्राइवेट बंदे का है, उसके पास राइट टू प्रोफेशन है। एक ये केस था। एक गवर्नमेंट्स ने अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना था, क्योंकि इस टाइम मंडल कमीशन आ चुका था। मंडल कमीशन जिसने बोला कि एससीज और एसटीज के अलावा भी कुछ क्लासेस हैं जो बैकवर्ड हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अब सरकार के पास दो चीजें थी कि एक तो उनको प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन को देना था, पर कोर्ट बोल रही थी दे नहीं सकते। एक उनको ओबीसी को रिजर्वेशन देना था। तो उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया और यहां पे लिखा कि आज के बाद गवर्नमेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन दे सकती हैं, कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन दे सकती हैं, चाहे वो सरकार से हेल्प ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल स्टेट से हेल्प ले रहे हैं फिर उसमें तो रिजर्वेशन दे सकते थे, बिकॉज वहां पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में अगर हम एससी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससी को किसी प्राइवेट स्कूल में जो सरकार से ही हेल्प ले रहा है, पैसे ले रहा है, लैंड ले रहा है, तो वहां तो सरकार इंटरफेयर करेगी। पर जिस प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट का कुछ भी क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो वहां पे तो स्टेट इन्वॉल्व होगी और स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है। पर उन्होंने 15(5) में बोला कि प्राइवेट स्कूल चाहे वो स्टेट से हेल्प ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, तो आप प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन दे सकते हो। और दूसरा क्या ऐड किया, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे सकते हो। ये कहां पे ऐड किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ऐड किया ये चीज ऐड की। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोल रहा है किनके लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए और ओबीसी के लिए। अब ना ये वर्ड ओबीसी लिखा नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, ये तो मंडल कमीशन आया था उस कंटेक्स्ट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। यहां वर्ड वही लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट क्योंकि इसका कंटेक्स्ट क्या है, मंडल कमीशन जिसने क्या बोल दिया था, ओबीसी क्या, ओबीसी भी क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और एक गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो अपने आप क्या हो जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में क्या आ जाएंगे, ओबीसी भी आ जाएंगे। ठीक है। अब बचा आर्टिकल 15 क्लॉज 6। ये आपको सभी को पता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कौन सा वर्ड लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उन्होंने बोला भाई अगर ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस तो है ही नहीं है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा नहीं दे सकते हो एज पर इंदिरा सहाने केस। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इंदिरा सहाने केस में 1992 में कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही क्या दे सकते हो रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को नहीं दे सकते हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देनी थी तो सरकार को संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ी, एंड वी डिड दैट अमेंडमेंट। वो आपको पता है लेटेस्ट वाली कौन सी अमेंडमेंट है, थ्रू विच द गवर्नमेंट गेव द कोटा टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अभी लेटेस्ट है, ये तो आप न्यूज में सुनते होंगे। तो दैट इज बेसिकली 10, कौन सी है 10, बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा है वो, कौन सा अमेंडमेंट है जिससे ये चीज किया गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया हमने, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 4 ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, आर्टिकल 6 ऐड किया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। अब क्वेश्चन आता है कि हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया था, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट वाज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। काम खत्म। तो आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है और ये याद रखनी है, दीज 3 अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे
कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 किसे ऐड किया था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों ऐड किया था? ताकि ओबीसी को रिजर्वेशन दे और प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन दे सके। दैट वाज द बेसिकली द केस। एंड इकोनॉमिकली वीकर को हमने क्या दिया? कोटा दिया इन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सहाने केस सेड दैट the backward classes should be socially and educationally backward as per the constitution under article 15 clause 4. if you have to give to economically weaker section को reservation तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लेके आनी पड़ी। ये है कहानी पूरी किसकी? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 और 5। अब हमने आज की क्लास में क्या किया मैं एक बार बता देता हूं कहानी। 16 वाला हम कल ही करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है, दैट आइडिया इज बेसिकली हाँ, तो ये देखें इसको, हमने यहां से स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है, हमने बोला था दिस आइडिया इज बेसिकली ऑन द फिलॉसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधान का अगर कोई कोर पार्ट है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब ये एक फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं। और ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट है इसमें स्टेट की पावर कम होती है। अब जब स्टेट की पावर कम होती है तो हम स्टेट को किंग के हिसाब से नहीं चलने देंगे, हम चाहेंगे स्टेट रूल्स के बेसिस पे चले। तो इसी में कौन सा आइडिया छिपा हुआ है? रूल ऑफ लॉ का आइडिया छिपा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि इन मॉडर्न सोसाइटीज द आइडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। चीजें रूल के बेसिस पे चलेंगी, रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। और इन केस ऑफ मिडिवल सोसाइटी किंग वॉज द रूल। तो वहां चीजें किंग के बेसिस पे चलती थी ना कि रूल के बेसिस पे। और फिर हमने देखा कि आर्टिकल 14 में दो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक प्रिंसिपल है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। यही प्रिंसिपल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल बोलता है कि लॉ सुप्रीम है, चीजें लॉ के हिसाब से चलनी चाहिए। और एक एबी डाइसी स्कॉलर है जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स दिए कि जो भी पनिशमेंट होगी वो रूल के बेसिस पे होगी, लॉ के बेसिस पे होगी। अगर लॉ नहीं है तो पनिशमेंट नहीं होगी। और एक सभी को सेम पनिशमेंट होगी अगर सभी ने सेम क्राइम किया है तो, और सभी को सेम कोर्ट ऑफ लॉ में पनिशमेंट होगी और सेम तरीके से पनिशमेंट होगी। दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एबी डाइसी। और हमने ये भी देखा कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये सरकार को मना करता है कि आपको क्या नहीं करना है? आर्बिट्रेरी काम नहीं करना है। जो रूल ऑफ लॉ है ये किसके अगेंस्ट है? ये अगेंस्ट है आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट है। मतलब अगर सरकार कोई भी काम करेगी जो आपको लगता है कि सही नहीं है तो मतलब वो आर्बिट्रेरी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे मेरा आर्टिकल 14 वॉयलेट हो गया बिकॉज सरकार की पॉलिसी क्या है? आर्बिट्रेरी है। इसीलिए जब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 14 तो डालते ही डालते हैं, बिकॉज जब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो उनको लगता है कि सरकार ने सही काम नहीं किया, मतलब सरकार ने चीजें आर्बिट्रेरी कही हैं, सही नहीं की, तो आर्टिकल 14 तो फाइल होता ही है कि मेरा कौन सा आर्टिकल हनन हो गया, वॉयलेट हो गया? आर्टिकल 14 वॉयलेट हो गया। फिर हमने बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल तो लिखा ही लिखा है, साथ में एक और प्रिंसिपल लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सिंपली मींस कि अब अगर दो लोग ही अनइक्वल हैं तो उनको बराबर कैसे करें? तो लॉ को भी उनको अनइक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। तो आइडिया आया गिवन बाय अ स्कॉलर कॉल्ड एज अरिस्टोटल, दैट इज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। वहां से ये आइडिया का जन्म हुआ। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये सरकार को मना करती है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सरकार को कुछ करने के लिए बोलती है। ये हमने बताया था सिंपल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि भाई आपको आर्टिकल जो 15 है उसको समझना है। तो पहले ये समझ लें कि आर्टिकल 15 क्या है? 14 का सब पार्ट है। और आर्टिकल 16 जो हम कल पढ़ेंगे वो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके। 15 है इन जनरल। 15 डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। 15 में दो आर्टिकल पढ़े थे हमने पहले, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 15 क्लॉज 2। 15 क्लॉज 1 में लिखा है, 15 क्लॉज 1 में लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजंस ऑन 5 ग्राउंड्स, that is only on 5 ground, that is religion, race, caste, sex or place of birth. 15 clause 2 में लिखा है कि state and individual shall not discriminate citizens on these 5 grounds, that is religion, race, caste, sex or place of birth, to have the people access to public places like hotels, restaurants, ghats, tanks, etc. ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 था, ये वुमेन और चाइल्ड के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की बात करता है। तभी हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5, 6 बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की।
आर्टिकल 1, 2, 3 पहले संविधान में था, 4, 5, 6 हमने बाद में ऐड किया है। जो आर्टिकल 3 है वो बोलता है वुमेन और चाइल्ड के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लिए जा सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कि सिंगल फीमेल चाइल्ड कोटा होता है, सिंगल मेल चाइल्ड नहीं होता है, बिकॉज वुमेन और चाइल्ड के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लिए जा सकते हैं। 4, 5, 6 में बोला है, ये बाद में ऐड किए थे। 4th वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2nd वॉज एडेड बाय द 5 वॉज एडेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 6th वॉज एडेड बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो ऐड किया वो ऐड किया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी जा सकती है इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट प्राइवेट एडेड को नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया, और ओबीसीज को देनी थी तो ये ऐड किया। फिर इकोनॉमिकली वीकर को देनी थी तो कौन सा ऐड किया? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया। दिस इज अबाउट आर्टिकल 15। अब हम करेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, दैट इज आर्टिकल 16। पर आपको यहां तक समझ में आया कि क्या है आर्टिकल 14 की कहानी, क्या है आर्टिकल 15 की कहानी? यहां तक ये क्लियर है? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। ये तीनों करेंगे। बट वन मोर थिंग बिफोर गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट, एक जाते जाते एक चीज करते हैं कि संविधान में इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये मेरे को करवाना था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब संविधान में संविधान निर्माताओं ने ही फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाई किया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता होता है, तो मैं बता रहा हूं। मतलब उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हैं, ये सारे आर्टिकल्स उन्होंने क्लासिफाई किए कौन सी हेडिंग के अंदर? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। भाई हमने अभी आर्टिकल 14 का पढ़ा, ये भी क्या प्रमोट कर रहा है? इक्वालिटी। आर्टिकल 15 भी क्या प्रमोट कर रहा है? इक्वालिटी। तो ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ रहे हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। इसको लिख लें। फिर आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। दीज आर द आर्टिकल्स विच आर प्रमोटिंग फ्रीडम। तो ये है राइट टू फ्रीडम के अंदर। दीज आर अंडर राइट टू फ्रीडम। फिर आता है आर्टिकल 23 क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। यह है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इट इज बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये मैं नहीं लिख रहा, ये संविधान में जाके देखेंगे ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं 25 से लेकर 28 तक। ये आते हैं इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर एक और आते हैं दो, दैट इज 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30, दीज टू आर्टिकल्स टॉक अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हम करेंगे सारे, पर आपको यहां तक की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। दिस इज अ क्लासिफिकेशन एज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में ही लिखी हुई क्लासिफिकेशन है। क्या तक क्लियर है? तो हमने कौन से पढ़े हैं अभी तक? हमने सिर्फ पढ़े हैं आर्टिकल 14, 15। कल पढ़ेंगे 16, 17, 18, और फिर पढ़ेंगे एक दिन 19 से लेके 22 तक। ऐसे ऐसे करते करते खत्म हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर हम घुसेंगे बाकी चीजों में। ठीक है? यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर है? फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बट आपको फंडामेंटल राइट्स की फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव गिवन यू द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज आर्टिकल्स, और बाकी भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच अगेन।